उफ अभिनव, क्यों बार बार फोन कर रहे हो? जानते हो ना रात के 11 बज रहे हैं। जानता हूँ, लेकिन शायद तुम भी भूल रही हो कि आज मैंने तुम्हें सुबह से नहीं देखा और मुझे तुम्हें देखना है, इसीलिए अभी कभी जल्दी से बालकनी में आओ। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? मैं इस वक्त बालकनी में, किसी ने देख लिया तो? ठीक है, तो फिर करो अपने मन की जो तुम्हें सही लगे। डरती रहो तुम सबसे ऐसे ही, मैं नहीं करने वाला तुमसे बात। ओफो, मैं क्या करूँ तुम्हारा। अच्छा रुको, अभी आती हूँ। अभिनव के बुलाने पर भूमिका बालकनी में चली जाती है। अब कहो क्या बात है? बात तो कुछ नहीं है, बस तुम्हें देखना था तो देख लिया। दिन में बस एक बार अपनी शक्ल दिखा दिया करो, तुम जानती हो ना, तुम्हें देखो नहीं तो दिल नहीं लगता। ओहो मिस्टर, ये सब बहाने ना कहीं और जाकर बनाया करो। वो दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी भूमिका की छोटी बहन वहाँ आ जाती है। भूमिका दीदी, आप इतनी रात को यहाँ बालकनी में क्या कर रही हो? वो मैं कपड़े उठाने आई थी। हवा चल रही है ना तो मुझे लगा कहीं उड़ ना जाए, लेकिन कपड़े तो मैंने शाम में उठा लिए थे और हवा का तो नामो निशान नहीं है। फिर आप किस मौसम की बात कर रही हो? वो तू नहीं समझेगी। चल अब अंदर चल। समझ तो मैं सब रही हूँ दीदी, कहो तो बात करूँ मम्मी से आपके और अभिनव जीजू के बारे में। चुप बदमाश कहेगी, चल अंदर। भूमिका रश्मि को लेकर अंदर चली जाती है और सामने वाली बालकनी में खड़ा अभिनव भी मुस्कुराकर अंदर चला जाता है। भूमिका और अभिनव का घर आमने सामने ही था और दोनों एक दूसरे को प्यार करते थे। कुछ ही दिनों में ये बात उनके घर वालों को भी पता चल गई और सबकी रजामंदी से दोनों की शादी हो गई। लेकिन अगले दिन ही भूमिका को अपनी मम्मी की याद आने लगी। क्या हुआ भूमिका, तुम्हारा चेहरा क्यों उदास है? सब ठीक है ना? अभिनव, मुझे मम्मी और रश्मि की याद आ रही है। जी चाह रहा है अभी फोन के पास पहुंच जाऊं। कैसी बच्चों जैसी बातें करती हो? तुम्हारा मायका कौन सा दूर है, वो तो रहा सामने, जब जी चाहे चली जाना। तभी भूमिका को किसी की आवाज आती है। वो आवाज उसकी माँ की होती है जो उसके ससुराल के दरवाजे पर खड़ी थी। भूमिका बेटी, कैसी है तू? मुझे तेरी कितनी याद आ रही थी। मम्मी, मैं भी तुम दोनों को बहुत मिस कर रही थी, इसीलिए तो हम तुमसे मिलने चले आए। अब वो काफी देर तक बातें करते हैं, लेकिन ये सिलसिला अब रोज का हो गया। कभी भूमिका अपने मायके चली जाती तो कभी उसकी माँ यहाँ आ जाती, लेकिन ये बात अब उसकी सास को पसंद नहीं आती। एक रोज, बहू कहाँ से आ रही है? अपने मायके गई थी ना? देख बहू, मुझे रोज रोज ये सब पसंद नहीं, लोग क्या कहेंगे, इसीलिए मुझे नजदीक की बहू नहीं चाहिए थी। सॉरी माँ जी, आगे से ध्यान रखूंगी। सास के कहने पर अब भूमिका मायके जाना कम कर देती है, लेकिन अब उसने नया जुगाड़ लगा लिया। उसने अपनी ससुराल की बालकनी से अपने मायके वाली बालकनी में एक रस्सी बांध दी। बहू, ये तूने रस्सी क्यों बांध दी? वो माँ जी, यहाँ बालकनी में ठीक से कपड़े सूख नहीं पाते और छत पर चढ़ने में आलस आता है, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों न यही रस्सी बांध दूं ताकि इस पर भी कुछ कपड़े सूखने डाल दूं। अच्छा ठीक है। लेकिन भूमिका के मन में तो जैसे कुछ और ही चल रहा था। अब मेरा ससुराल और मायका एक रस्सी से बंध गया। अब देखती हूँ ये रस्सी कैसे खुलती है। अब वो रस्सी की मदद से अपने ससुराल से मायके में सामान पहुँचाने लगी। एक शाम, हेलो रश्मि, आज मैंने खाने में तुम्हारी पसंद की मटर पनीर की सब्जी बनाई है, साथ में रोटी भी बांध दी है। अब तुम जल्दी से बालकनी में आओ, मैं रस्सी से टिफिन भिजवाती हूँ। ठीक है दीदी। रश्मि जैसे ही बालकनी में आती है तो भूमिका रस्सी से टिफिन को सोड़ धकेल देती है, जिससे वो उसके मायके में पहुंच जाती है। वाह दीदी, क्या कमाल की खुशबू आ रही है। जा आप गर्मा गर्म खा ले, नहीं तो ठंडा होगा, इसका स्वाद कम हो जाएगा। अब मैं भी चलती हूँ, माँ जी मेरा इंतजार कर रही होंगी, नहीं तो वो मुझे ढूंढते ढूंढते कहीं यहाँ तक ना आ जाए। अब वो अपने मायके वालों को खाना पहुँचाकर नीचे आ जाती है। ऐसे ही कभी भी खीर बनाकर तो हलवा या कोई सब्जी बनाकर अपने मायके पहुँचा देती। एक रोज, दीदी मेरे कॉलेज में कल फंक्शन है, मुझे वो आपकी येलो वाली ड्रेस चाहिए थी, आप दे देंगी? हाँ, ये भी कोई कहने की बात है, तू मेरी बहन है और तेरा हक है मेरे कपड़ों पर। तू 1 मिनट यहीं रुक, मैं अभी रस्सी से भेजती हूँ। भूमिका अलमारी में रखी अपनी वो ड्रेस एक बड़े से बैग में डालती है और रस्सी से रश्मि की ओर पहुँचा देती है। लेकिन दीदी, मुझे कल तैयार भी होना है, तुम तो जानती हो तुम मुझसे अच्छा मेकअप करती हो, तो सुबह आ जाना। सुबह सुबह माँ जी इतनी जल्दी जाने की परमिशन नहीं देंगी, लेकिन डोंट वरी, मैं चुपके से इस रस्सी से बालकनी के रास्ते आ जाऊंगी। ओह थैंक यू दीदी, आप बहुत अच्छी हैं। अगले दिन भूमिका सुबह घर के काम निपटाकर और अपने पति के ऑफिस जाने के बाद ऊपर अपने कमरे में आराम करने के बहाने चली जाती है और फिर वहाँ से रस्सी की मदद से उससे लटकते हुए अपनी बालकनी में पहुँच जाती है। दीदी आप आ गई, थैंक यू सो मच। लेकिन बेटी तू आई कैसे? मेरा मतलब है दरवाजा तो बंद था। अरे माँ, तुम्हारी बेटी किसी सुपर वुमन से कम थोड़ी ना है, हम तो आसमान से भी लैंड करते हुए अपने मायके पहुँच जाते हैं। क्या मतलब? ओफो माँ, मतलब दीदी बालकनी में रस्सी से ताप कर इस तरफ आई है। हे राम, कहीं गिर जाती तो। डोंट वरी माँ, वो कोई ऐसी वैसी रस्सी नहीं है, बड़ी मजबूत रस्सी है जो मैंने अभिनव से मंगवाई थी। 100 किलो से ऊपर का भार उठा सकती है वो। दीदी आप बातों में टाइम वेस्ट मत करो अब, और जल्दी से मुझे रेडी कर दो, मुझे देर हो रही है। हाँ चल। भूमिका कुछ देर बाद उसे तैयार कर देती है, जिसके बाद वो कॉलेज चली जाती है और भूमिका भी अपनी माँ से गपशप लड़ाने के बाद कुछ देर बाद रस्सी से लटक कर घर आ जाती है। अब इसी तरह उसे जब भी मौका मिलता तो कभी वो खुद तो कभी रस्सी से होकर उस तरफ आ जाती। ये सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा। कई बार इसमें जोखिम भी होता,
लेकिन मायके में भूमिका के पापा नहीं थे। उनका देहांत कई साल पहले ही हो गया था, इसलिए भूमिका को अपने मायके की भी फिक्र सताती रहती। और अगर वो दरवाजे से मायके जाती तो उसकी सास उसे बार बार टोक देती, इसलिए उसे अब यही रास्ता ठीक लगा। ऐसे ही दिन बीते। फिर एक रोज अचानक से भूमिका के ससुराल में नीचे वाले फ्लोर पर शॉर्ट सर्किट हो गया, जिससे आग लग गई और दरवाजा डिजिटल था, जिस कारण उसका लॉक भी नहीं खुल पा रहा था। अब क्या करें, अब तो हम फंस गए। माँ, मैंने फायर ब्रिगेड वालों को फोन तो कर दिया, वो बस आते ही होंगे। हाँ, लेकिन तब तक हम यहाँ बैठकर अपनी मौत का इंतजार भी तो नहीं कर सकते। इस घर की खिड़कियाँ और दरवाजे सभी डिजिटल हैं। अब तो उनका लॉक भी नहीं खुलेगा। अब क्या करें? माँ जी, अभिनव जी, आप मेरे साथ चलिए, मैं बताती हूँ हमें यहाँ से कैसे निकलना है। भूमिका उन्हें अपने साथ बालकनी में ले गई, जहाँ वो उन्हें रस्सी से उस पार अपने मायके में जाने के लिए कहने लगी, तेरा दिमाग खराब हो गया है, इस रस्सी पर लटक कर हम उस तरफ जाएंगे, ये टूट गई तो नहीं टूटेगी। माँ जी, मैं तो रोज जाती हूँ यहाँ से। क्या कहा तूने? ओह, अब समझी, इसीलिए तूने ये रस्सी लगाई है। माँ जी, अभी ये सब सोचने का टाइम नहीं है, जल्दी कीजिए। अब पहले उसकी सास, फिर भूमिका और आखिर में अभिनव उस रस्सी से लटक कर उस तरफ पहुँच जाते हैं जहाँ रश्मि और उमा उन्हें पकड़ लेते हैं। कुछ देर में फायर ब्रिगेड की गाड़ी आकर मामूली सी लगी आग को बुझा देती है। इसमें उनका ज्यादा नुकसान नहीं हुआ था। शुक्र है जान बच गई और ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। लेकिन भूमिका, मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ। तुम इतने दिनों से मुझे धोखे में रख रही थी। मुझे माफ करना माँ जी, लेकिन मैं दोनों घरों को नहीं छोड़ सकती। मायका मेरी बचपन की दुनिया और ससुराल मेरा नया जीवन। आपने मुझे जब मायके जाने से ज्यादा मना किया तब मेरे पास और कोई चारा नहीं था। तब मैंने कपड़े सुखाने के बहाने ये रस्सी बांधी, लेकिन ये रस्सी सिर्फ रास्ता नहीं है, ये मेरे दोनों घरों का रिश्ता है जो मेरे ससुराल और मायके को जोड़े रखता है। बहू, अब मैं समझ गई हूँ। बेटी चाहे जहाँ जाए, मायका उसका हमेशा रहता है और ससुराल को अपना कर उसका दूसरा घर बन जाता है। बहन जी, मेरी खुद की बेटी नहीं है ना, शायद इसलिए मैं समझ नहीं पाई कि बेटी के ससुराल जाने पर माँ को कैसा लगता है। तो इसके लिए क्यों ना हम दोनों घरों को दिल से जोड़ दें, ताकि रस्सी की जरूरत ही न पड़े। उस दिन के बाद दोनों परिवार रोज मिलने लगे, साथ खाना खाने लगे, हंसी मजाक करने लगे। अब रस्सी हट चुकी थी, पर रिश्ता पहले से भी मजबूत हो गया था। अब भूमिका को कहीं जाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उसका मायका और ससुराल दोनों उसके दिल में बस। तुम्हारा बाप दारू पीकर मर गया और अब तुम्हारी माँ को एड्स है। अब उसका बचना भी मुश्किल ही लग रहा है। ऐसा मत कहो चाचा जी। तभी डॉक्टर बाहर आता है। आपकी माँ को HIV था, जिस वजह से उनकी हालत बहुत बिगड़ गई और उनकी मौत हो गई, और हम उन्हें और उनके पेट में पल रहे बच्चे को भी नहीं बचा पाए। ये सुनकर तीनों बहनें फूट फूट कर रोने लगती हैं, लेकिन उनका चाचा और चाची उन तीनों को अस्पताल में छोड़कर घर वापस आ जाते हैं। फिर वो तीनों किसी की मदद से अपनी माँ का अंतिम संस्कार करती हैं और कुछ देर बाद घर वापस आ जाती हैं। क्यों आई हो तुम लोग यहाँ? तुम्हारे माँ बाप तो खुद चले गए और 3-3 छोरियों को छोड़ गए हमारी छाती पर मूंग तलने। लेकिन चाची जी, ये ईंट का घर तो हमारी माँ ने अपनी मेहनत के पैसों से जोड़कर बनाया था। बड़ी जुबान चलती है तेरी। रुक, मैं तुझे अभी बताती हूँ। तुम रहने दो ना इन्हें यहाँ, इसमें तुम्हारा ही फायदा है। इन तीनों को अपनी नौकरानी बनाकर रखना और खुद रानी की तरह आराम करना। ये सुनकर निर्मला खुश हो जाती है और अब वो ऐसा ही करती है। वो खुद तो आराम करती रहती, लेकिन उन तीनों को घर के काम में लगा देती। धीरे धीरे उसके जुल्म बढ़ते गए और काम भी, लेकिन खाने के नाम पर वो उन्हें सिर्फ बासी रोटी ही देती, जिससे परेशान होकर वो तीनों बहनें एक रात चुपके से वो घर छोड़कर भाग जाती हैं। लेकिन उसके चाचा चाची को ये बात पता चल जाती है और गिरधर उनके पीछे गुंडे लगा देता है। जल्दी से पकड़ो इन छोरियों को, ये यहाँ से भागने न पाए। भागो, जल्दी भागो। तीनों बहनें तेज तेज भागते हुए एक जंगल में चली जाती हैं और एक बड़े से पेड़ के नीचे गुफा होती है, उसमें बैठ जाती हैं। ये सही ठिकाना है, चाचा के गुंडे हमें ढूंढ नहीं पाएंगे। वो रात वो तीनों उसी जंगल में गुजारती हैं। फिर अगली सुबह, दीदी मुझे बहुत भूख लगी है, भूख के मारे पेट में दर्द हो रहा है। चलो, हमें मंदिर के बाहर जाकर भीख मांगनी होगी ताकि खाने का गुजारा हो सके। वो तीनों जंगल से निकलकर मंदिर के बाहर भीख मांगने जाती हैं, लेकिन तभी उन तीनों गुंडों की नजर उन पर जाती है और वो उन्हें पकड़ने के लिए भागते हैं। बबीता, निशा, जल्दी करो, उन गुंडों ने हमें देख लिया। चलो जल्दी जंगल की तरफ भागो। लेकिन एक पहाड़ी पर पहुंचते ही वो उनका रास्ता घेर कर खड़े हो जाते हैं। जाने दो हमें, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? हमारे मालिक का ऑर्डर है कि तुम तीनों को खत्म कर दिया जाए, लेकिन मारने से पहले अगर एक बार इन तीनों का स्वाद चख लिया जाए तो ये भी 3 और हम भी 3। क्या बोलते हो भाई लोग? बात तो तेरी सही है, मारने से पहले क्यों ना हम इनके साथ सुहाग रात मना ले, उसके बाद इन्हें मार देंगे क्या?
ये सुनकर तीनों बहनें घबरा जाती हैं और तीनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर पीछे खाई में कूद जाती हैं। आ! अरे ये तो खुद ही मर गई। चलो हमारा काम आसान हुआ। वो तीनों गुंडे वहाँ से चले जाते हैं और वो तीनों जितना नीचे खाई में जाने लगती हैं, फिर कहीं से एक बहुत बड़े पेड़ का पत्ता उन तीनों को गिरने से बचा लेता है और उन तीनों को सही सलामत उस खाई में उतार देता है। हैं? ये चमत्कार कैसे हुआ? हम तो खाई में गिरकर मरने वाले थे। तभी एक बहुत बड़े पेड़ से आवाज आती है। तुम सब घबराओ नहीं, ये एक जादुई खाई है और मैं इसमें उगा हुआ जादुई पेड़। मैं जानता हूँ तुम सब शैतान बच्चे होगे जो खेलते हुए पहाड़ी से गिर गए होगे, लेकिन कोई बात नहीं। चलो मैं अब तुम तीनों को वापस तुम्हारी दुनिया में पहुंचा देता हूँ। नहीं नहीं, हमें वापस मत भेजो, वहाँ गंदे लोग रहते हैं। फिर वो तीनों बहनें उस जादुई पेड़ को सारी बात बताती हैं। तुम तीनों परेशान मत हो, अब मैं तुम तीनों को रहने के लिए ईंट का घर दूंगा और तुम सबका परिवार की तरह ख्याल रखूंगा। इसके बाद वहाँ पर ईंटों का घर बनाकर तैयार हो जाता है। वाह, हमारे रहने का जुगाड़ तो हो गया, लेकिन खाना मैं अपनी छोटी बहनों को क्या खिलाऊंगी? घबराओ नहीं, ये लो ये ईंट का चूल्हा। अब तुम इसमें आग जलाकर जो कुछ भी खाने का मांगोगी वो तुम्हें मिल जाएगा। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जादुई पेड़, तुमने हमारी बहुत मदद की है। वो तीनों बहनें उस ईंट के चूल्हे को घर में ले जाती हैं और उसमें आग जलाकर उससे तरह तरह का खाना मांगती हैं। वो जो कुछ भी खाना मांगती उनके सामने लजीज खाना हाजिर हो जाता। वो तीनों खाने पर टूट पड़ती हैं। उसे खाने के बाद निशा कहती है, दीदी मेरा मैगी खाने का दिल कर रहा है और मेरा कुछ मीठा, जैसे मिठाई खाने का। ठीक है, मैं अभी तुम्हारे लिए इस ईंट के चूल्हे से मैगी और मिठाई मांगती हूँ। ए ईंट के चूल्हे, जल्दी से हमें मैगी और मिठाई दे, और हाँ, मुझे दूध भी पीना है। उसके इतना कहते ही उनके सामने वो सब चीजें प्रकट हो जाती हैं। अब वो तीनों बहनें वहाँ खुशी खुशी रहने लगती हैं और जब कभी उनका बाहर जाने का मन होता तो वो पेड़ उनकी मदद करता, जिसके बाद वो वापस सही सलामत उस गुफा में आ जाते हैं।